गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति की आवश्यकता या महत्व और उसके उद्देश्य क्या हैं, राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग या उपकरण कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में सरकार का दायित्व केवल शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं होता है, वरन यह भी आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व, आय के समान वितरण तथा आर्थिक कल्याण के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। और इन गतिविधियों में सरकार का जो सक्रिय हस्तक्षेप ही पर्याप्त नहीं है, स्वयं सरकार को उद्योगों के संचालन और योजनाबद्ध विकास का क्रियान्वयन करना पड़ता है। अतः इसके लिए सरकार को विभिन्न स्रोतों से वित्तीय साधन जुटाने पड़ते हैं। ये सब सरकार की राजकोषीय नीति के अंग हैं। इसी कारण 1930 से राजकोषीय नीति का विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। देखिए, राजकोषीय नीति का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके द्वारा सरकार अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने आय और व्यय की क्रियाओं का प्रबंध, संचालन, नियमन और नियंत्रण करती है। इसके अंतर्गत सरकार यह निर्धारित करती है कि किन किन स्रोतों से आय प्राप्त की जाए और किन किन मदों पर व्यय किया जाए, और आय की तुलना में अगर व्यय अधिक हो तो घाटे की पूर्ति कैसे की जाए। सैमुअल्सन और नॉर्डस ने एक डेफिनेशन दी है राजकोषीय नीति की। तो राजकोषीय नीति का जो अभिप्राय है उसके अनुसार करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय को एक ऐसा रूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया से है, इसके अनुसार, जिसके द्वारा व्यापार चक्र के उतार चढ़ावों को कम करने में मदद मिले तथा एक विकासशील उच्च रोजगार वाली अर्थव्यवस्था को ऊंचे अथवा जो है चंचल मुद्रास्फीति से मुक्त रखकर बनाए रखने में योगदान करे। और दूसरे और सारे हेनरी मर्फी ने भी इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। राजकोषीय नीति का आशय उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकारी आय और व्यय की समग्र धनराशियों को सोच समझकर इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि आय, रोजगार और मूल्यों में वांछित लाभकारी परिवर्तन लाया जा सके। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम उन सब क्रियाओं का समावेश करते हैं जो सरकार के करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा बजट से संबंधित होती है। और इन सब क्रियाओं का उद्देश्य देश के लोगों की आय में वृद्धि, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास में तेजी एवं मूल्यों में स्थायित्व रखना होता है। अब हम ये समझते हैं, आइए समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, सरकार का वर्तमान में दायित्व केवल शांति, सुरक्षा और शिक्षा देना ही नहीं है। और इसके अलावा देखिए, राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट में ही, पहले तो केवल संकट में ही महसूस होती थी, किंतु आधुनिक युग में सरकार का आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता हस्तक्षेप और सक्रियता से राजकोषीय नीति एक व्यवहारिक अनिवार्यता बन गई है। 1930 की आर्थिक मंदी ने पुरातन अर्थशास्त्रियों की स्वतंत्र व्यापार नीति की धज्जियां उड़ा दी और आर्थिक स्थिरता और तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप और राजकोषीय नीति के महत्व को उजागर किया। प्रोफेसर कीन्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि राजकोषीय नीति की सहायता से संपूर्ण अर्थतंत्र को वांछित दिशा में बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। और इस नीति से ही सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार, बचत, विनियोग तथा व्यय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन ला सकती है और प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकती है। और विकासशील देशों के प्राकृतिक और मानवीय साधनों के समुचित विकास और विदोहन, पूंजी निर्माण में तेजी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा आय के न्यायोचित वितरण में राजकोषीय नीति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक विकास को गति, दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अतः यह स्पष्ट है कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता और महत्व
विकासशील देशों के लिए सबसे अधिक है। अब हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है तीव्र आर्थिक विकास करना, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास करना है। इसके लिए सरकार विकास कार्यों, आधारभूत उद्योगों, विद्युत, सिंचाई साधनों के विकास तथा परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास पर व्यय करके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर आर्थिक स्थायित्व लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक तेजी और मंदी पर काबू पाया जाता है। आंतरिक और बाह्य शक्तियों को सरकारी करारोपण और व्यय की नीति के द्वारा नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। फिर संसाधनों को पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के यथासंभव पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों पर सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और उत्पादन साधनों के लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। फिर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी एक उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। और ये इससे देखिए बचतों को उत्पादक कार्यों में गतिशील करना तथा सरकारी और निजी विनियोगों में वृद्धि से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना होता है। फिर सरकार करारोपण में छूट तथा अनुदान सहायता से उत्पादक विनियोगों को बढ़ावा देती है और स्वयं विनियोग करके आधारभूत संरचना तैयार करती है। फिर कीमतों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, यह भी राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव आर्थिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव डालकर आय, रोजगार और वितरण में असंतुलन पैदा करते हैं। अतः कीमतों में स्थायित्व के लिए सरकार करारोपण और सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋणों की राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। फिर सरकार को पर्याप्त आय, सफिशिएंट इनकम टू गवर्नमेंट, सरकार को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त आय के स्रोत जुटाने पड़ते हैं ताकि सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक व्यय के लिए राशि उपलब्ध हो सके। फिर राजकोषीय नीति का यह उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में दूसरे उद्देश्य अधूरे रह सकते हैं। फिर अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राजकोषीय नीति का यह उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी व्यक्ति कम जोखिम वाले शीघ्र लाभदायक उपभोग उद्योगों में पूंजी विनियोग करते हैं। अतः भारी पूंजी विनियोग और अधिक जोखिम वाले जो आधार और मूलभूत उद्योग होते हैं उनका सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए इसके लिए देखिए सरकार को स्वयं व्यय करना पड़ता है। और सरकार करों में छूट तथा अनुदान देकर भी संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है वो मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण करना भी है ताकि मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। इसके लिए सरकारी व्यय में कमी, करारोपण में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन तथा घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। फिर है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक तेजी मंदी को रोकना और उसके दुष्प्रभावों को कम करना भी है। आर्थिक मंदी के समय बेरोजगारी, नीचे मूल्य, गिरते विनियोग से आय और उत्पादन गिरता है। ऐसे समय सरकारी व्यय, विनियोग, राहत कार्यों पर खर्च से मंदी पर काबू पाया जाता है, जबकि तेजी पर नियंत्रण करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था में जो है कमी और सरकारी व्यय में कमी के साथ साथ करारोपण बढ़ाया जाता है, बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर आर्थिक विषमताओं में कमी, रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये भी राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि लोग अपनी आय और संपत्ति में व्याप्त जो असमानताएं हैं उनको यथासंभव कम किया जाए और इसके लिए धनिक वर्ग पर प्रगतिशील करारोपण किया जाता है, जबकि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सेवाओं की निःशुल्क सुविधा तथा रोजगार की वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। फिर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, रिडक्शन इन रीजनल इम्बैलेंसेस, देश के किसी भी भाग में गरीबी, पिछड़ापन अन्य भागों की समृद्धि को बहुत बड़ा खतरा है। अतः राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश के लगभग सभी भागों में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर सरकार व्यय बढ़ाती है, करारोपण में छूट एवं अनुदान देकर निजी विनियोग को बढ़ावा देती है, जबकि समृद्ध क्षेत्रों पर भारी करारोपण किया जाता है और उनसे प्राप्त आय पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर व्यय की जाती है।
और अर्थव्यवस्था में निवेश दर में वृद्धि, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रेट। राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी विनियोगों को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा स्वयं निवेश करना है। सरकार द्वारा स्वयं निवेश करना और निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए करों में छूट, सब्सिडी देना इसमें मुख्य है। फिर जनता का अधिकतम कल्याण, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो है राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को मूर्त रूप देने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, कीमत स्थायित्व तथा जन कल्याण को अधिकतम करना है। अब हम राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है करारोपण नीति, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। देखिए, राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग ये है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर, जिसमें प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स तथा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का समावेश होता है। उनके सिद्धांतों, प्रभावों एवं करों के भार का विश्लेषण किया जाता है। विकासशील देश में आर्थिक विकास की दृष्टि से करारोपण की नीति का विशेष महत्व है। उनमें करारोपण से अनावश्यक उपभोग पर रोक, पूंजी निर्माण को बढ़ावा और बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उत्पादक कार्यों में गतिशील किया जाता है। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए प्रगतिशील करारोपण की नीति का सहारा लिया जाता है। करों में विविधीकरण, प्रगतिशीलता और व्यापकता का प्रयास किया जाता है। और दूसरा है उपकरण सार्वजनिक व्यय की नीति, पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यह राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्ययों के सिद्धांत, प्रभाव, आर्थिक कल्याणों में भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुरक्षा, विकास और कल्याण कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्यों पर व्यय करती है। व्यय करने में यह ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था का स्थायित्व के साथ तीव्र विकास हो और रोजगार तथा आय में वृद्धि हो। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकार बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना, भारी उद्योग, पूंजीगत उद्योगों, विकास संस्थाओं, विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं, परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास पर व्यय पर ध्यान देती है। मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा और सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाती है। जिन क्षेत्रों में निजी पूंजी का अभाव हो, सरकार स्वयं पूंजी विनियोग करती है अथवा अनुदान देकर निजी विनियोग को आकर्षित करती है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए भी व्यय किया जाता है। ये सब राजकोषीय नीति के मुख्य अंग हैं। फिर है नेक्स्ट उपकरण सार्वजनिक ऋण नीति, पॉलिसी ऑफ पब्लिक डेब्ट। जब सरकार को कर राजस्व और गैर कर राजस्व से प्राप्त आय अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अपर्याप्त लगे तथा देश के भावी आर्थिक विकास के लिए काफी आंतरिक और बाह्य ऋणों की जरूरत पड़े, तो यह राजकोषीय नीति का एक मुख्य अंग सामने आता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों की प्रकृति, उनके सिद्धांतों, वर्तमान और भावी पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आर्थिक समृद्धि में सार्वजनिक ऋणों की भूमिका का विश्लेषण किया जाता है और एक उपयुक्त सार्वजनिक ऋण नीति अपनाने का प्रयास किया जाता है। विकासशील देशों के लिए जहां जनता की गरीबी के कारण करदान क्षमता कम है, बचतों का स्तर नीचा है, पूंजी निर्माण की गति धीमी है और जनता में साहस का अभाव होने से विनियोग बहुत कम है, ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए सरकार को विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेने की बाध्यता आती है। आंतरिक ऋणों का भी सहारा लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है सरकारी बजट नीति, गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। यह भी राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत सरकार प्रति वर्ष अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आय और व्यय के बजट बनाती है। इस बजट में विभिन्न कर स्रोतों से आय जुटाने के साथ साथ गैर कर राजस्व आय का अनुमान लगाया जाता है और बजट की विभिन्न मद, सुरक्षा, विकास कार्य, प्रशासनिक कार्य पर व्यय की कुल राशि की रूपरेखा तैयार की जाती है। अगर बजट में अनुमानित कुल आय अनुमानित कुल व्यय से अधिक हो तो बचत का बजट सरप्लस बजट कहलाता है। पर जब बजट के अनुमानित कुल व्यय की राशि बजट की कुल अनुमानित आय से अधिक हो तो उसे घाटे का बजट अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। इसको हम डेफिसिट फाइनेंस भी या डेफिसिट बजट भी कहते हैं।
तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्राय घाटे के बजट की समस्या प्रमुख है। उसके लिए सरकार घाटे की पूर्ति हीनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फाइनेंसिंग अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था नए नोट छाप कर अथवा देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेकर करती है। और प्रोफेसर कीन्स ने आर्थिक विकास और आर्थिक मंदी पर नियंत्रण के लिए घाटे के बजट की सिफारिश और समर्थन किया है। और जबकि फिनले शिराज ने घाटे के बजट को स्लिपरी पाथ की संज्ञा दी है। और आधुनिक युग में प्राय सभी देशों में घाटे के बजट की प्रवृत्ति जो है वो काफी मान्य है। फिर हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति की जो प्रकृति है, नेचर जो है, उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, राजकोषीय नीति की जो प्रकृति है और उसके उद्देश्य है सरकारी नियंत्रणों की मात्रा तथा आर्थिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। और इसलिए राजकोषीय नीति अर्धविकसित और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग होती है। और इस प्रकार एक देश में ही तेजी और मंदी की स्थिति में राजकोषीय नीति का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। अब हम देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में जो राजकोषीय नीति है, तो इसके संदर्भ में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में जो राजकोषीय नीति को स्थायित्व कारक नीति स्टेबलाइजिंग पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में समय समय पर उत्पन्न होने वाले तेजी और मंदी की स्थितियों को राजकोषीय नीति के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखने में सहायक और महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में देखें तो राजकोषीय नीति का उपयोग व्यापक और प्रभावी आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य पूंजी निर्माण, विनियोग में वृद्धि, संसाधनों का अभीष्ट आवंटन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण होते हैं। इस प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति का स्वभाव विकासोन्मुख डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध होती है। अर्धविकसित राष्ट्रों जो है राजकोषीय नीति के द्वारा संसाधनों का अभीष्ट विदोहन, पूंजी निर्माण में वृद्धि और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।